साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज ये जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति का बने होने का संकेत मिलता है? तो बुद्ध भगवान की मूर्ति जो बने सिक्के होने का प्रमाण मतलब कनिष्क के द्वारा चलाया गया सिक्का था। महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज थी? तो मगध की राजधानी जो है गिरिब्रिज थी। या जो है 16 जनपद महाजनपद थे। क्या थे? महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी बौद्ध अंक के ग्रंथ जो होता है अंगुत्तर निकाय, किससे? अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। फिर एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? तो गूढ़ पुरुष कहा गया था। क्या कहा गया था? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो वह उज्जैन का। कहाँ का था? तो उज्जैन का शासक था। कहाँ का था? उज्जैन का शासक था। फिर क्या है? इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। फिर है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो वह कन्नौज का जयचंद को दिया जाता है। फिर एक कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। फिर आगे दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी, क्या दोस्तों? तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में। मुगल शासक में जासूस और गुप्तचर के संभाग को क्या कहा जाता है? तो हरकरा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावी की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। कौन? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। आगे दोस्तों, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी? तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी। आगे दोस्तों, की स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो मनु स्मृति में प्रदान किया गया। किस स्मृति में प्रदान किया? तो मनु स्मृति में प्रदान किया गया। पाटलिपुत्र धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने में पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सुशर्मा अकेला बचा था। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। कौन था? उज्जैनी था। दिल्ली सल्तनत की सीमा पर सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फिर क्या स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह राणा कुंभा। कौन था दोस्तों? तो राणा कुंभा था। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राणा कुंभा था। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की जो है उम्र क्या थी? तो मात्र 14 वर्ष की थी। फिर है मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी के विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग। फिर है किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गया था? तो बाजीराव प्रथम के समय। भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। फिर आगे दोस्तों, कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थित मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। 1931 में किसके साथ समझौता हुआ था? लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था। यह गोलमेज सम्मेलन जाने के विषय में। मेगास्थनीज ने इंडिका से किस शासक और उसके दरबार में शासन प्रबंध तथा उसके समय की सामाजिक अवस्थाओं के आवन में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। पूर्व मध्यकाल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का था। फिर आगे है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। विशाल स्नानागार को जो है सार्वजनिक स्थल माना जाता है। फिर कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी।
फिर आता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया? तो मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। कौन है दोस्तों? तो विशाख दत्त है। फिर अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सर्वप्रथम जो है 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को 1837 में जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने की जो सफलता प्राप्त हुआ था। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है 1175 से 1206 तक मोहम्मद जो है 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए थे। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। फिर अकबर की इबादत खाना की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी में हुई थी। फिर भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? तो अष्टाध्यायी है, जो जिसका लेखक पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि जी। फिर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्र की रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। कौन है? मालविका अग्निमित्र की रचना कालिदास है। फिर आगे क्या है दोस्तों? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। फिर भागवत मत का उत्कृष्ट और प्राचीनतम जो व्याख्या जो है भगवत गीता में है। किसमें? भगवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था दोस्तों? तो हेमू था। कौन था? हेमू था। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। किस समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु भेजा था। फिर आगे प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो यह कौशल महाजनपद का। किसका दोस्तों? तो कौशल महाजनपद का विख्यात जो है था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर की पुष्यभूति राजवंश से। फिर तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी जानकारी जो हमें जो ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है। किससे? पुरुष सूक्त से इसकी जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त इसकी जानकारी मिलती है। फिर आगे है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। फिर किस प्राचीन भारतीय शासकों को युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? जिसको समुद्रगुप्त को, भारत का जिसको नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम। किसके? भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहाँ के स्थापित कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी तो जहांगीर का मकबरा और इम्तदौला का मकबरा। फिर आगे नंद वंश से राजा धनानंद एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। धनानंद ने अपमान कर दिया था दोस्तों। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बौद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि प्रथम उपदेश कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यह सारनाथ में दिया था। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक जो शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहते हैं? तो दास वंश, जिसको कि गुलाम वंश भी कहते हैं। अब गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको ऐबक भी शॉर्ट में कहते हैं। इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये जो लाखों रुपया का क्या करता था? दान देता था। ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या है? एक मकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए। कथन किसका? तो कृष्णदेव राय का है। किसका दोस्तों? तो यह कृष्णदेव राय का है। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का।
फिर सैदव सभ्यता में एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उस स्थान पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहकर क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो क्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन देवों के संबोधित है, इंद्र और अग्नि के लिए। इंद्र की बात करें तो 250, उसके बाद अग्नि की बात करें तो वह दोस्तों कितना है, 200 है। कितना है, 200 है इसके लिए। फिर संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है, तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है। किसकी बात की, तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है। फिर स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में और अवस्था में पिता और विवाह के बाद पति और उसके वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति से मिलता है, तो मनु स्मृति से मिलता है। फिर एक कला की किस शैली को ग्रीकों की बौद्ध कला की संज्ञा दी जाती है, गंधार कला को। किसको, तो गंधार कला को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।